बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा शहर है कराची। जितना बड़ा शहर है उतने ज़्यादा मसाइल हैं। अमन अमान के मसाइल भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और हो सकता है कि आइंदा भी मौजूद हों। लेकिन इन पर काबू कैसे पाया जाता है, इसको कैसे कम करने की कोशिश की जाती है कि शहर में जराइम कम हो, शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो, शहर में अमन अमान का मसला कम से कम हो। हमारे साथ मौजूद है गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल IG हैं, कराची पुलिस चीफ हैं। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे अहम मसला तो चलिए एक रहा है, हमने देखा कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, उससे पहले जो है वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ, फिर कराची यूनिवर्सिटी वाला मामला हुआ, फिर उसके बाद जो है वो सीरीज़ है तो उसमें 3 ही मैच, लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये है कि वो मैच हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए। मैच कहते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही है कि ज़ाहिर है कि लोगों की जानें गई हैं, लेकिन बहरहाल ये सारे के लिए है। बुनियादी तौर पर नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, वो कि बहुत बड़ी उसकी इंटेंसिटी नहीं थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि शहर में अमन अमान का ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर ये मसला हुआ है। क्या फाइंडिंग्स हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या मुहर्रिकात हैं, दुश्मन ममालिक कितने मौजूद हैं, हमारे अंदरूनी लोग कितने मौजूद हैं, तो मजमूई तौर पर अगर आप इसकी थोड़ी सी एक कैफियत रख देंगे तो थोड़ा सा समझने में अंदाज़ा होगा। थैंक यू फवाद भाई, पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखें कराची, जिस तरह आपने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे मुल्कों से ये बहुत बड़ा, मतलब उसकी आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क, बड़ा शहर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान के सारे सूबों से आए हुए हैं, और इसमें यहाँ पे काफ़ी मतलब इमिग्रेंट्स भी हैं। तो नेचुरली एक ऐसे शहर की जिस तरह की पॉपुलेशन है तो उसके मसले मसाइल भी उसी तरह से होंगे। तो क्राइम इज़ वन ऑफ देम, टेररिज्म तो पूरा आप देखें दुनिया में चल रहा है। लोग अपने मकासद को हासिल करने के लिए फिर टेररिज्म का सहारा लेते हैं। तो मैं मज़ीद तो टेररिज्म पे इतना बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मैंडेट है। हमारे एक अलहदा डिपार्टमेंट है जिसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके अलहदा एडिशनल IG हैं। लेकिन क्योंकि ये कराची में हुआ, मैं कराची का एडिशनल IG हूँ, तो थोड़ा सा पुलिस मोबाइल के ऊपर हुआ। जी हाँ, तो इस पर आप देखें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस होती हैं। यहाँ पे डिफरेंट पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, इंटेलिजेंसीज काम कर रही होती हैं, और उनका मैंडेट एक्सक्लूसिवली ये है कि वो पुलिस की मदद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और इस तरह की कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ अभी बल्कि ये काफ़ी सालों से मैंने देखा है यहाँ पे सिंध में है। तो आप ये देखें कि ये इंसिडेंट्स जो भी हुए, इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। लास्ट नाइट आपको आइडिया होगा कि सिटी का मुकाबला हुआ, सदर का जो इंसिडेंट हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था और उसके साथ जो उसका फैसिलिटेटर था वो इनकाउंटर में मारे गए। तो सिटी ने अच्छा काम किया। अब आप देखें, इसको नहीं होना चाहिए था। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि सिंगल ह्यूमन लॉस भी मतलब उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कि नेचुरली जब इस तरह की बहुत सारे अटैक्स हों और उसमें से मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो और वो प्रीएम्प्ट हो रहे हों, तो वो तो पता नहीं चलता किसी को कि भाई ये होने से और बच गए। मतलब क्योंकि उसमें पीछे इंटेलिजेंस होती है, पुलिस होती है, बंदे पकड़े जाते हैं, पता नहीं चलता कि भाई ये कितना बड़ा वाक़या। बहुत सारे बच भी गए हैं, बहुत सारे। मतलब ये कि मैं इसको अगर आप परसेंटेज पूछें तो ये इस तरह का होगा कि 95% इस तरह के मामला जो है ना वो होते हुए बच जाते हैं। तो ये मतलब ये कि अच्छा काम है जिसको लोग कर रहे हैं। ये भी देखें कि मतलब कितने चंद दिनों में मतलब ये इंसिडेंट हुआ, पहुँचे, उनके हाइड आउट्स पे गए, इनकाउंटर हुआ, सारी चीज़ें मतलब उन्होंने कर दी। लेकिन मेमन साहब देखें, अगर आप ये कहते हैं कि ये CTD का मैंडेट है और कराची की जो मेन पुलिस है, जो वर्क फोर्स है कि जिसने जो है कराची की गली मोहल्लों के अंदर मौजूद होना है, तो इसका नुकसान नहीं होता कि अगर जो है वो 2 पैरेलल अलग अलग सेटअप काम कर रहे हों, CTD सिर्फ जो है वो टेररिज्म से मुताल्लिक हो और मकामी पुलिस जो है वो उससे उस तरीके से इन्वॉल्व ना हो? देखें, बात ये कि हर फील्ड में आपने देखा होगा कि एक जर्नलिस्ट होते हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं। आप जरा डॉक्टर की मिसाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पेशलिस्ट हमेशा वो होता है जिसको एक्सपर्टीज़
होती हैं, बेटर क्वालिफाइड होता है। तो ओवर द मैनी ईयर्स जब टेररिज्म दुनिया में बढ़ा तो उनमें फिर लोगों ने पुलिस को उस कॉन्टेक्स्ट में उस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और फिर अलग डिपार्टमेंट्स बनना शुरू किया। तो पाकिस्तान में भी इसी तरह से फिर उन्होंने इसको स्पेशलाइज कर दिया, तो उसका फ़ायदा है। वाक़यात भी बहुत बढ़ गए थे फिर एक ज़माने में। अच्छा मेमन साहब, जब यहाँ पर हम देखते थे कि टीटीपी जिन धमाकों की, जिन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करती थी, वो सारे मामलात में हमने देखा कि कराची को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात उस तरीके से नहीं होते थे। बड़े बड़े वाक़यात भी हुए यहाँ पर मोहतरमा के ऊपर कारसाज का जो एक अटैक हुआ, बेशक उस तरह के मामलात मौजूद हैं, लेकिन पब्लिकली हमने बहुत सारी मालूमात की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि कराची को वो इसलिए टारगेट नहीं करते थे कि कराची उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कराची से बहुत सारी जगहों पे मिलती थी, तो वो टीटीपी की वजह से कहा जाता है कि वो कराची को उस तरह टारगेट नहीं करते थे। ये जो ग्रुप्स हैं, इनका बुनियादी मकसद आपको क्या लगता है कि जो कराची को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं? एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ज़ाहिर है कि आपको ये आइडिया तो होगा ना कि जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है टीटीपी नहीं है क्योंकि इसका स्केल भी उतना बड़ा नहीं है धमाकों का, और किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही देसी की साख्ता चीज़ें हो रही हैं। तो ये किस वजह क्या लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, इसमें ना ऐसे है कि मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, और उस पर जब भी आप जवाब देंगे ना तो यू मीन हैव सम योर आर्गूमेंट, और फिर मतलब आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये अगर इस तरह का सब्जेक्ट सीटीडी वालों से डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यानी क्या आप ये समझते हैं कि जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मालूमात के बगैर अगर बात की जाए तो केस ख़राब होता है। चलें फिर ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा लेके आते हैं कराची में भी स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात। ज़ाहिर है कि जब आपने चार्ज संभाला था, एक दफ़ा तो पहले आप कराची पुलिस चीफ थे, फिर बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आया, फिर आपने दोबारा जब संभाला तो आपके चार्ज संभालते ही हमने देखा कि जो वाक़यात थे एकदम स्ट्रीट क्राइम्स के, एक सहाफ़ी के कत्ल का वाक़या भी हुआ, वो तो आपके चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद ही हो गया, लेकिन ये मामलात ख़राब हो रहे थे। आखिर जो ये वाक़यात थे, इसके पीछे क्या आपकी फाइंडिंग्स थी कि ये एकदम कराची में स्ट्रीट क्राइम्स क्यों बढ़े थे? क्या गुर्बत, महंगाई ये इसका सबब था, या जराइम पेशा अफराद को कोई छूट मिली थी? नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, बात ये कि ये रिपीट क्रिमिनल्स ज़्यादा इसमें उसकी मतलब इन्वॉल्वमेंट है कि भाई वारदात करते हैं, उसके बाद फिर उनको पकड़ा जाता है, जाते हैं जेल में, फिर ज़मानत पे आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर नेचुरली उन्होंने वही काम करना है जो पहले कर रहे थे। तो एक तो ये कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस सिस्टम में उनका एडवांटेज उनने देख लिया कि भाई कहाँ पे ग्रे एरियाज हैं जिसका वो फ़ायदा लेते हैं, और फिर इतना लेंदी जो है हमारा ट्रायल का सिस्टम है कि नेचुरली हमारा ऑर्डिनरी जो एक मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हो जाए या जिसकी मोबाइल फ़ोन स्नैच हो जाए, तो वो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसा। जब कंप्लेंट फॉलो नहीं करना चाहता तो नेचुरली उसका एडवांटेज जो है ना वो मुलजिम को है, और वो मतलब जाता है जेल, फिर जल्दी वापस आ जाता है, फिर उसी तरह उसको पता है कि भाई मेरे अगेंस्ट कोई आएगा नहीं। तो पुलिस का इशू ये है कि हम जब तक कंप्लेंट ना हो, जब तक विटनेस ना हो, जब तक मतलब इस तरह का कोई परसुएंस ना हो ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट, तो हम उसको एज एन पुलिस वहाँ पे इसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी गवाही एडमिसिबल भी नहीं है वहाँ पे। तो नेचुरली इसकी वजह से वो बंदे जो इस साइकिल में आ गए हैं वो कीप ऑन कमिटिंग दिस क्राइम। सेकेंडली इसमें जो हमने देखा है, नहीं मतलब थोड़ा सा ना यहाँ हमें डिस्कशन करनी चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि अगर ये बंदे जेल जाते हैं और बहुत मामूली सज़ा से छूट आते हैं, तो इसको हम प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी कहेंगे, जो पुलिस की तरफ से केस की तफ्तीश और केस बनाने की अंदर कमज़ोरी कहेंगे, या हमारा जो सिस्टम है, जो अदालती सिस्टम है, उसमें सज़ाएँ ही इतनी कम है कि अगर किसी ने मोबाइल छीना है या किसी ने किसी की घड़ी उतार ली है, किसी ने किसी के कान से कोई बाली छीन ली है, तो उसकी सज़ाई बहुत थोड़ी है, या आप कहीं पर समझते हैं कि पुलिस की तरफ से भी जो तफ्तीश का जो एक पूरा सिस्टम है उसमें कमज़ोरी होती है कि मुलजिम बासानी छूट जाता है? मैं इसको ना थोड़ा सा सादे लफ्ज़ों में समझाऊँ कि एक मर्डर केस है, मतलब बहुत बड़ा क्राइम है, और उसके अगेंस्ट एक मोटरसाइकिल चोरी है जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का 60% है। ठीक है, कि हम जब स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो उसमें अगर नंबर्स से हम कैलकुलेट करें तो 60% मोटरसाइकिल चोरी का है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है या जो हमारा
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो दोनों को एक तरह से ट्राई करें। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मैं ऐसी पे बात कर रहा हूँ कि भाई इन छोटे छोटे क्राइम्स के लिए आपको समरी ट्रायल्स होने चाहिए जिसमें कंप्लेंट भी फील करे कि यार मैं गया और मुझे जल्दी इंसाफ मिल गया। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट करेंगे भाई एक मोटरसाइकिल चोरी के लिए बंदा 3 साल आपके लिए पुलिस में कोर्ट्स में मतलब वो जाता रहेगा, नेचुरली वो नहीं चाहेगा। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मतलब लोग अक्सर केस नहीं रजिस्टर्ड कराते, जो कराते हैं फिर अवॉइड करते हैं, कंप्रोमाइज़ कर देते हैं कि उसके साथ कि भाई हमें नहीं करना। तो नेचुरली उसमें जब जिनकी चोरी हो गई है, जो विक्टिम है वो कंप्लेंट नहीं लेके जाता, नहीं चलता उसके साथ, कोर्ट में नहीं अपनी गवाही देता, तो उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन इसमें ना मेमन साहब 2-3 चीज़ें हैं। देखें ठीक है, वजारत कानून का काम है कि कानून के अंदर मामलात ऐसे लेके आए, वजारत दाखिला का काम है कैसे तजावीज़ दे, लेकिन पुलिस चीफ़ हैं आप, ज़ाहिर है, तो क्या एक पुलिस चीफ़ का ये मैंडेट है कि पहले तो मुझे मैंडेट का ही बताइएगा कि वो हुकूमत को ये सजेस्ट करे कि यहाँ इन मकामात पर अगर कानून साजी की जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, चीज़ों को आसान किया जाए, ट्रायल को तेज़ किया जाए, तो उसके नतीजे में भी जराइम के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है। ये कराची पुलिस चीफ से इसलिए ज़्यादा तवक्का की जा सकती है कि ज़ाहिर है कि आप का सबसे बड़ा शहर आपका है, यहाँ से जो चीज़ इनिशिएट होगी, यहाँ पे ऑफिसर भी वही लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो काबिल हो या जिसका तजर्बा ज़्यादा हो। तो आपका मैंडेट है कि आप हुकूमत को सजेस्ट करें? देखिए, मैं काफ़ी पहले भी जो बात हुई थी मेरी मीडिया से, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कसूर है तो वो उन ऑफिसर्स का है जिनको ये चीज़ें वहाँ पे एजिटेट करनी चाहिए, वहाँ पे बतानी चाहिए। और मतलब ये कि फ़र्स्ट जो प्रिपरेशन होती है किसी भी चीज़ की, हमने यहाँ पे पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे लॉज को वर्कआउट किया, बहुत सारे ऐसे प्रपोजल जो जिससे कराची पुलिस की कैपेसिटी बढ़े हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने सारे किए। मतलब ये बहुत अहम बात है, मैं इस पे बड़ी तफसील से आपसे बात करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से इनिशिएट होता है कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें तफ्तीश में ये प्रॉब्लम आती हैं, तफ्तीश के बाद केस जो है वो आगे पेश करने में प्रॉब्लम है, यानी कि कानून साजों को आप लोग बताते हैं कि क्या ज़रूरत है आपकी? जी, हम बताते भी हैं। और हमने जितने भी अभी मिसाल वेरी रिसेंटली हमने जियो टैगिंग की रिकमेंडेशन की, ठीक है भाई, जियो टैग हो, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, इस एरिया में नहीं है। फर्स्ट टाइम पे सिंध है जो जिसने जियो टैग की हमारे प्रपोजल के अगेंस्ट कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी असेंबली में जाएगा, वहाँ पे अगर अप्रूव हो जाए तो दिस विल बी अ गुड टेक्नोलॉजी बेस्ड। थोड़ी इसकी तफसील बताइएगा मेमन साहब। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ना ब्रेक के बाद आते हैं। जियो टैगिंग है क्या, क्या किया जाएगा ऐसा कि मुलजिम जो है वो पुलिस की नज़रों में रहे और बहुत आसानी से गिरफ्त में आ जाए? ब्रेक के बाद इसकी बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची पुलिस चीफ। मेमन साहब, जियो टैगिंग की आपने बात की, क्या करेंगे आप? ये कुछ चिप उनके गले में यहाँ लगा देंगे, कोई कड़ा पहनाएंगे, किस तरीके से करेंगे? मिसाल आपने दुनिया में कहाँ से लिए है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना यूरोप में और अमेरिका में बड़ा पॉपुलर है। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से क्रिमिनल को मतलब हम ब्रेकेट कर रहे हैं किसी चीज़ में। मैं समझता हूँ क्रिमिनल के लिए भी फ़ायदा है कि जब आप जो टैग करते हैं उसको, तो बजाय इसके कि जेल में रखें उसको टैगिंग की गई, उसको कोर्ट ने बता दिया कि भाई आप इस एरिया में रहेंगे, तो वो बजाय जेल में कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट टैग करेगा। मतलब ये कि यानी कि किसी के बुनियादी हकूक इससे मुतासर नहीं होंगे। कोई थाने में आया, नहीं, पहली दफ़ा बेचारा पकड़ा गया, कोई ना करदा जुर्म है या जुर्म है, और आपने उसको टैग लगा दिया, यानी कि उसका तो आज़ादी का हक सल्ब हो जाएगा इस तरह? नहीं, वो इसमें ऐसे नहीं है। इसमें मतलब ये कि ये है रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो मतलब क्राइम को उसने रिपीट किया हो, और उसका मतलब यार्डस्टिक दिए हुए हैं कि भाई रिपीट क्रिमिनल किसको कहा जाता है, उसको डिफाइन किया गया कानून में। और कोई भी पुलिस ऑफिसर या प्रोसिक्यूटर उसको ऐसे टैग नहीं लगा सकता अनटिल अनलेस के कोर्ट उसका ऑर्डर करे, और कोर्ट भी डेफिनेट ऑर्डर करेगी कि भाई कितने टाइम के लिए उसको मतलब टैग किया जाएगा। वो मतलब ट्रायल का टाइम भी हो सकता है, उसके मतलब कन्विक्शन का टाइम भी हो सकता है, वो जो भी मतलब कोर्ट डिसीजन करेगी उसी हिसाब से उसको होगा। और ये फिर थर्ड पार्टी करेगी, मतलब पुलिस उसको असिस्ट करेगी थर्ड पार्टी को, ये ओपन बिडिंग के ज़रिए एक जो है ना बड़े ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए
जो भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ होंगी, जो जिसकी लोएस्ट बिड आएगी तो उसको दिया जाएगा। तो ये अगर कानून पास हो गया तो मैं समझता हूँ कि इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो 12,000 रिपीट क्रिमिनल्स हैं जो जेल जाते हैं वापस आते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि कम से कम उनको ये टैग लग गया, तो जब भी कोई क्राइम होगा तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि इस क्रिमिनल की जिसके शक्ल से आइडेंटिफाई मिलती जुलती है, मुशाबत रखती है, तो आया वो अपने उस एरिया में था या बाहर आया था। तो वो ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसको भी फायदा होगा, बल्कि कि उसके ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगेगा कि उस एरिया में था या नहीं था। वो मतलब प्रूव कर सकता है कि भाई मैं तो उस टाइम पे इस टैग के हिसाब से वहाँ पे नहीं था। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और फिर जाहिर है कि हमारे जेल्स में जितनी अभी पॉपुलेशन है, से कि जेल की गुंजाइश 2000 की है, वहाँ पे 5000 लोग जेल में हैं, तो वो पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी इससे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरवेंशन थोड़ा नया है यहाँ के लिए, इसमें मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आएंगे। जिस तरह मैं मिसाल दूँ कि यूके में जब ये शुरू हुआ तो अभी उसको 25 साल हो गया है ना, तो वो शुरू वाले दिनों में वहाँ पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम आया ना कि वो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन ये कि उधर प्रॉब्लम्स आए। अभी जाके वो मतलब इसको उन्होंने 25 साल के बाद वो काफ़ी उसमें उन्होंने परफेक्शन हासिल कर ली है। तो यहाँ पे भी अगर ये चला सिस्टम और इसको कंटिन्यूटी मिली तो ये भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मॉडल बन जाएगा, और ये मॉडल फिर पूरे पाकिस्तान में हो सकता है कि अच्छा मेमन साहब, एक क्वेश्चन है, पता नहीं है आपके मैंडेट में ये है या नहीं है, लेकिन जो आप इस पर मुनासिब समझे जवाब देना। आप नहीं समझते कि जिस तरह आपने कहा कि मैंने जो सिंध गवर्नमेंट को तजावीज़ दी कवानीन के हवाले से कि कवानीन में ये तब्दीली की जाए या इन चीज़ों को जो है वो बेहतर कर लें और इन चीज़ों के हवाले से मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है, तो आपका कहना यह है कि सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो वो बता दीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कवानीन में तब्दीली के हवाले से, क्योंकि ये तो पुलिस का एक जो लॉर्ड मिकाले का लिखा हुआ एक दस्तावेज़ है, हम तो उसी को लिए चल रहे हैं, सीने से लगाया हुआ है, उसमें बहुत थोड़ी तरामीम है और वो भी तरामीम करवाने वाले बहुत थोड़े हैं। शिकारपुर का मसला ज़ाहिर अलग होगा, सक्खर का मसला अलग होगा, घोटकी का मसला अलग होगा, उबाड़ों का मसला अलग होगा, फिर आप आ जाएँ इसमें लोअर सिंध की तरफ थर का मसला अलग होगा, बदीन का मसला अलग होगा, हैदराबाद का मसला अलग होगा, कराची के मसाइल ज़ाहिर सबसे मुख्तलिफ होंगे। तो क्या सिंध पुलिस में ये कल्चर है कि आपके जो एडिशनल आईजीज़ हैं या डीआईजीज़ हैं वो अपनी कानूनी ज़रूरियात के मुताबिक कानून में तब्दीली के लिए सूबाई हुकूमत को या अपनी हायर अथॉरिटी इसको अप्रोच करते हैं? देखें, एक चीज़ तो पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि कानून का बनाना ये मैंडेट हुकूमत वक्त का है। ज़ाहिर है, मैंने तो उस पर कहा कि वज़ारत कानून और वज़ारत दाखिला इन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन ये कि इसकी मैं एज एन पुलिस यूज़र फीडबैक मैं कह सकता हूँ, एज एन पुलिस ऑफिसर, एज ए एडिशनल आईजी कराची, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट तक बताऊँ, उनको पहुँचाऊँ। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की सैंक्शन मुझे देती है और मुझे कहती है कि भाई आप इसके लिए हमें ड्राफ्ट दें, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस पर मेहनत करके मैं ड्राफ्ट बना के दूँ। और फिर ये भी मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको परसू करूँ, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट। मैं कल्चर का ही पूछना चाह रहा हूँ, कल्चर है सिंध पुलिस के अंदर? देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा ना, हमने पहले प्रपोज़ किया कि भाई थानों को बजट मिलना चाहिए। मतलब 70-72-73 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने यहाँ पे, लेकिन ये कि यहाँ पे मतलब थानों को कभी बजट नहीं मिला। तो हमने जब उसको वर्कआउट किया, हमने गवर्नमेंट बजट नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, फ्यूल के पैसे नहीं है, गाड़ी की मेंटेनेंस के पैसे, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने ये पैसे भी दिए, रिलीज किए पैसे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थाने का बजट जाता है, हमारे जो इंस्पेक्टर लेवल के एसएचओस हैं वो डीडीओज हैं, वहाँ पे पैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा ना कि हर सिस्टम बनता है, नया होता है, तो उसमें इश्यूज़ आते हैं, इसमें भी इश्यूज़ हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए और मैं समझता हूँ कि इतने पैसे हैं कि वो सफिशिएंट पैसे हैं। फिर हमने नार्कोटिक्स का मसला था यहाँ पे, आपको पता है कि बहुत सारे नार्कोटिक्स बहुत बड़ा इशू है। मैं मेमन साहब, एक पता नहीं भैया आपकी तारीफ़ है या क्या मामला है, जब आपका पहला दौर हुकूमत था, यानी कि टेन्योर जो था आपका पहला, तो उस वक्त मैंने कई लोगों के मुंह से बात सुनी कि कराची में सोना सस्ता है और गुटखा और मावा महंगा है। इसका मतलब ये है कि पुलिस अगर किसी जगह पे शिकंजा कसने के ऊपर आए तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि ना गुटखा मिले, ना मावा मिले, ना छालियाँ मिले, या जो भी चीज़ आप चाहें वो ना मिले, फिर आइस और जो दीगर चीज़ें वो तो फिर आगे की बात है। तो किस तरीके से वो कामयाबी आपने हासिल की थी? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो हमने जो कानून सा, पुराना कानून सा नार्कोटिक्स का, उसमें ये क्रिस्टल आइस और ये नए जितने भी ड्रग्स नए आए हैं वो
वो कानून आइडेंटिफाई नहीं करता था कि ये मंशियात हैं। तो अभी हमने नया कानून बनाया, फिर इसमें हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई कि भाई मैक्सिमम पनिशमेंट तो डिफाइंड है, मिनिमम पनिशमेंट डिफाइंड नहीं है। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आप ब्रैकेट बना दें कि भाई मैक्सिमम पनिशमेंट और मिनिमम का। तो इस कानून में ये भी सिंध का पहला मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है कि मिनिमम पनिशमेंट, यहाँ सिंध वाइज प्रोविंस है जिसने ये किया और गवर्नमेंट ने ये किया नोटिफाई, और बहुत सख्त सज़ाएँ उसमें रखी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर अभी जो ये नया लॉ बना है इस पर मैक्सिमम एफर्ट करें और लोगों को रिलीफ दें। अगर रिलीफ नहीं है तो लॉ की भी मतलब मैं समझता हूँ कि इफादियत नहीं है। रिलीफ तब होगा जब हम पूरा एफर्ट लगाएं, मंशियात फरोख्त के ख़िलाफ़ एक्शन लें और उनके ख़िलाफ़ ऐसे केसेस बनाएं कि आगे जाके वो कन्विक्ट हो। अभी जो कन्विक्शन आ रही है वो मतलब उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, उसको लाइफ में इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, किसी को डेथ पेनल्टी मिल रही है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ठीक करने की। और वो गुंजाइश है कि हम इन्वेस्टिगेशन से शुरू करते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है, फ़र्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे कराची में कर रहे हैं कि उसके लिए एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रखे हैं कि भाई एक क्राइम के लिए अलहदा एक्सक्लूसिव ऑफिसर्स होंगे तो उसकी एक्सपर्टी भी बिल्टअप होती जाएगी। अगर आप उसी को ट्रेनिंग देना चाहें तो उसी क्राइम के रेफरेंस उसको आप ट्रेनिंग देंगे तो वो आज अगर बंदा कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और नेक्स्ट टाइम पे वही केस इन्वेस्टिगेट करेगा तो बेहतर तरीके से करेगा। तो वो मल्टीपल जो केसेस मिलते थे नेचर ऑफ क्राइम के, वो अभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया। जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्राइम है उसमें हमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अलहदा कर दिया है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग ऑन जॉब हम कराते रहेंगे तो ये बेहतरी आएगी। सेकेंडली अभी मैंने जो लास्ट मीटिंग मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से हुई उनको यही कहा कि भाई ये ट्रायल का सिस्टम आप इसको हम कोई ऐसा तरीका करें कि जो छोटा क्राइम है उसकी समरी ट्रायल हो और जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसके लिए मतलब इन्वेस्टिगेटर को कोई अट्रैक्शन हो और इसी तरह से प्रोसिक्यूटर को भी अट्रैक्शन हो। तो वो बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो उन्होंने कहा कि आप इसको बनाएं, हम ज़रूर इस पर कंसिडर करेंगे। तो उस पर हमने टीम भी बना दी है। हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो हमारा नारकोटिक्स के मामलात हैं उसमें एक स्पेशल फोर्स बने जिनको पे पैकेज बहुत बेहतर हो और वो अच्छे केस बनाएं और मतलब उस पर इसी तरह से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हों जिनका अच्छा पे पैकेज हो अंडर प्रोसिक्यूटर जनरल। तो ये फिर केस अच्छा इन्वेस्टिगेट होगा, अच्छी प्रोसिक्यूशन होगी कोर्ट में, तो नेचुरली उसकी कन्विक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, नारकोटिक्स की बात आपने की, ये कितना अहम मसला है ख़ास तौर पे कराची शहर के लिए? क्या यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है कि कराची में नारकोटिक्स की वजह से क्राइम होते हैं? लोग मंशियात के लिए कि उसके हसूल के लिए मोटरसाइकिल चोरी करते हैं या दीगर छोटे मोटे क्राइम करते हैं? देखिए, इस पर अगर आप मेरे से परसेंटेज वाइज लेते हैं तो मैं तो ये कहता रहता हूँ कि 50% क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है 50%? यस, वो आइदर डायरेक्टली बिकॉज ऑफ नारकोटिक्स या मतलब इनडायरेक्टली। अभी मतलब ऐसे गैंग्स भी हमने पकड़े हैं कि वो मोटरसाइकिल चोरी किया, गए नारकोटिक्स के डीलर के पास, उन्होंने वो मोटरसाइकिल दिया और उससे वो फिर उन्होंने नारकोटिक्स ली। फिर अच्छा, यानी कि करेंसी जो थी वो मोटरसाइकिल बन गई? करेंसी मोटरसाइकिल बन गई। और फिर मतलब ये कि वो अपने लिए भी नारकोटिक्स लेते हैं और जो सरप्लस नारकोटिक्स है वो जाके सप्लाई करते हैं, नए जाके उसमें क्लाइंट्स ढूंढते हैं कि नए कस्टमर्स उसके बने। तो इससे ये कि ये एक विशेष साइकिल सा बन रहा है। और फिर आपने भी ये सुना होगा और हम भी ये फील कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी डेंजरस कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी नारकोटिक्स से पहुंचना शुरू हो गई है। ये मेरा सवाल ही आपसे ये है कि एलीट क्लास जो है ये भी इसके अंदर आ गई है। एक आइस नाम का एक नशा है, एक क्रिस्टल नाम का एक नशा है। इन दो चीज़ों के हवाले से बहुत परेशानी है, पेरेंट्स को भी परेशानी है और ये बड़ा पब्लिक के लिए एक जो है वो दिलचस्पी का सवाल है कि आइस क्रिस्टल हमारे स्कूलों के अंदर मिलना शुरू हो गई है और छोटे छोटे से बच्चे, मेरा ख्याल है ए लेवल्स के और ओ लेवल्स के, वो इनको इस्तेमाल करने की तरफ आ गए हैं। तो इसके हवाले से ये जो मैंने बात आपसे की है, इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, इसमें मतलब हकीकत तो है कि मतलब बच्चे यूज़ कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ जो है वो मेल बच्चे, फीमेल बच्चियाँ भी मतलब अनफॉर्चुनेटली इसमें है। तो मतलब ये कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस। लेकिन एक होता है ना कि भाई परसेंटेज, वो इतना परसेंटेज अभी ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन हमें इसको रोकना होगा, हमें एफ़र्ट करनी होगी। और एफ़र्ट मतलब डिफरेंट तरीके से है कि आप अवेयरनेस बढ़ा दें, आप एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है उसमें जो स्कूल की इंसामिया है उसमें
मतलब कोई जिम्मेदारी डाल दें, इंटरेक्शन पुलिस का और वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बेहतर होना चाहिए। फिर मतलब ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सप्लायर है उस सप्लाई को रोकना चाहिए कि ज़ाहिर है पुलिस पहले उसमें तो सप्लाई को रोकेगी तो फिर आगे जाके चीज़ें जो है वो जी हाँ। किसी और जगह पे भी होंगी। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो रिहेबिलिटेशन है। रिहेबिलिटेशन में बिल्कुल यही सवाल मेरा आपसे था कि ये सारे आप पकड़ तो लेंगे, ज़ाहिर है जेलों में किस हद तक रखेंगे। अगर कोई आपको किसी पुल के नीचे कोई नशे ही मिलता है तो ज़ाहिर है वो क्राइम भी करेगा, उसके पास पैसे पूरा करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए ना। कम से कम वो ये होगा कि एक जो टायर पड़ा हुआ है या गटर का ढक्कन है उसे ही चोरी कर लेगा। तो रियासत क्या कर रही है उन लोगों के लिए? देखिए इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ना। रिहेबिलिटेशन पे इतना अटेंशन नहीं दिया गया। रिहेबिलिटेशन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया इसको बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करती है। और बल्कि यहाँ पे मैं जब यूके में था तो उस पर मैं देखता था कि पुलिस से पकड़ती थी किसी भी नारकोटिक्स कंज्यूमर को तो उनसे उसी टाइम पे ऑप्शन लेते थे कि भाई जेल जाना है या रिहेबिलिटेशन में जाना है। तो अगर वो तो वो कैसा था कि भाई मुझे रिहेबिलिटेशन में जाना है तो उसको जेल नहीं भेजते थे, और अगर उसने रिहेबिलिटेशन का मना कर दिया तो फिर नेचुरली फिर प्रोसेस शुरू होता था। तो यहाँ पे भी हमने ना रिहेबिलिटेशन के मैक्सिमम फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना है। और फिर जो आपने बात की पहले, हमने रिकमेंड किया, हमने प्रपोज़ किया कि भाई ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, जिस पर्पज़ के लिए बनी ये नहीं उस पर्पज़ की वजह से यूज़ हो रही, तो आप इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दें। तो काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब उसने 4 बड़े इस तरह के सेंटर्स रिहेबिलिटेशन के लिए कर दिए और उसके लिए पैसे भी बनाए कि इसको मतलब पहले जिस पर्पज़ के लिए बनी उसको कन्वर्ट करें फॉर रिहेबिलिटेशन। तो पैसे भी अप्रूव किए, कोई मुझे आइडिया बन रहा है कि बजट उसके लिए रखा गया 70 मिलियन के करीब वो बजट था जो उसने उसके लिए रखा, क्योंकि वर्क्स एंड सर्विस ने करना था। उसने प्रपोज किया तो उन्होंने बजट भी दे दिया। वो अभी काम भी मैं समझता हूँ कंप्लीट हो गया। तो उस पर लास्ट टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट की नए चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप इसके लिए मीटिंग कॉल करें और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाके इसको हम चाहते हैं कि चले ये। तो ये मतलब हम मज़ीद इस तरह के सेंटर, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मज़ीद सेंटर इस तरह के बनाएं। अभी फेडरल नारकोटिक्स मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन ये हमारा एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम है जिसको हमें ज़ाहिर है एक पूरी कौम ख़राब हो रही है। मैं मतलब एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक से पहले सिर्फ मैं यही नाज़रीन कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह है कि गुंजाइश मौजूद है। अगर आप अच्छी तजवीज़ दें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अफसरान अच्छी तजवीज़ दें, तो हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत उसको यकसर मुस्तरद कर देगी और कोई काम नहीं होगा। और ये तमाम जो गुफ्तगू हो रही है ये इस बात की गवाही है कि जिस ऑफिसर ने भी अच्छी तजावीज़ दी उसके ऊपर हुकूमत ने कोई ना कोई काम किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो कराची में मॉडल थाने बने थे, कराची में पुलिस को मॉडल पुलिस बनाने की एक कोशिश हुई थी, वो कहाँ तक पहुँची, ब्रेक कैसे लगे और अब आगे क्या हो सकता है, आपका शॉर्ट में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेमन साहब, 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये है कि डे टू डे मैटर्स के ऊपर कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी ज़रूर होंगे कि जो सुबह आए, रूटीन का काम किया, अल्लाह हाफिज़, घर गए, आराम किया, अगले दिन फिर सुबह होगी। आपके साथ जो मैंने देखा 2-3 साल का एक्सपीरियंस वो ये था कि आपने इनोवेशन की तरफ भी गए, नई चीज़ें मुतारिफ़ कराने की भी कोशिश की। बड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही होती, बल्कि आवाज़ें ज़्यादा कसी जाती हैं सपोर्ट करने के बजाय। मॉडल थाने आपने बनाए थे। एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डिफेंस के एक थाने में पुलिस अफसरान को, पुलिस के जो जूनियर ये जो पुलिस सिपाहियों को खाना मिलना शुरू हुआ था। तो ये कुछ नई चीज़ें थीं और आप लोगों ने कहा कि यूके से आए हैं तवील अरसे के बाद, तो कराची पुलिस को जो है वो इंग्लिश करना चाहते हैं इसको, मगर आप आम अल्फाज में कहें तो वो प्रोजेक्ट्स रुक क्यों गए फिर? देखिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो दुनिया में हर जगह पे उनका स्टैंडर्ड वही होता है। थाना जब हम बात करते हैं तो दुनिया ने अभी जो इस पर मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे काम करके थाने बनाए हैं, वो थाने बड़ी साइज़ के हैं। मतलब उसमें उसका इंचार्ज जो होता है वो सुपरिटेंडेंट लेवल का होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होती है। इन्वेस्टिगेशन में फिर अलग-अलग मतलब क्राइम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर ट्रैफिक भी उनके अंडर में होता है, फिर उनके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी मामलात हैं वो भी वहाँ पे उनको जो असिस्टेंस चाहिए वो भी वहाँ पे होती है। फिर फॉरेंसिक का भी मतलब छोटा मोटा सेटअप वहाँ पे वो थाने में होता है।
तो थाना ये है जो मतलब सेल्फ सस्टेनिंग होता है, जिसमें बजट भी होता है। अगर थाना सेल्फ सस्टेनिंग ना हो और सिर्फ आप एक चिट्ठी दे दें कि भाई आपको SHO पोस्ट कर दिया, आपको एडमिरल पोस्ट कर दिया, उसको आपने 100 बंदे दे के एक बिल्डिंग दे दी और कहा कि भाई ये थाना है, तो मैं समझता हूँ कि थाने नहीं है, ये चौकियाँ हैं। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को जो दुनिया ने अभी चलाया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका ख़र्चा भी कम होता है और प्लस उनकी आउटपुट भी ज़्यादा होती है। और नेचुरली हम बात करते हैं थाना कल्चर की, थाना कल्चर तो तभी चेंज होगा जब आप थाने को चेंज करेंगे, जब आप वहाँ पे रिसोर्सेज देंगे। तो ये जो हमने इंटरवेंशंस की है कि भाई गवर्नमेंट को कहा कि बजट दे दो, SHOs भी सुना है आप टेस्ट लेके लगा रहे थे, टेस्ट लेके, मतलब हम चाहते हैं कि भाई जो बेस्ट जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को लगाएं। पास हो जाते थे वैसे उसमें, मतलब ये 7-8% पास होते हैं। अगर कोई हमारे 100 को इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो 8 से 10 बंदे हम। मेमन साहब ये है थोड़ी सी सख्त बात, तो इसका मतलब 88% या 90% पुलिस फिर एल नहीं है? नहीं, एल नहीं है। देखिए बात ये है कि SHO एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। मैं एज एन एडिशनल IG हूँ, अगर मैं एल हूँ फॉर एडिशनल IG कराची तो मुझे लगाया जा सकता है। लेकिन ये अगर मैं एडिशनल IG हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एल नहीं हूँ तो डजंट मीन, और भी काफ़ी शोबे हैं जिसमें मुझे लगाया जा सकता है। मेरी हो सकता है कि एप्टीट्यूड कहीं और ट्रेनिंग साइड पे बेहतर हो, मुझे एडिशनल IG ट्रेनिंग, मतलब अगर मेरा एप्टीट्यूड है, मेरा काम वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। फेल होने की वजह जो थी ना एल ही नहीं थी मे बी, मतलब ये कि ज़ाहिर है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हम देखते हैं ना। वो ये एक बोर्ड होता है जिसमें 6 DIGs और एक एडिशनल IG बैठते हैं और 7 इक्वल, मतलब उनके हर एक का जो डिसीजन का परसेंटेज है वो इक्वल है। तो यानी कि सब मिला के फिर हम उसमें उसको मार्किंग जो करते हैं। सर ये कंक्लूड कीजिएगा, ये जो जदीदियत पुलिस के अंदर लानी है इसको कंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि मुझे ट्रैफिक की तरफ जाना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लोग बहुत नाराज़ होंगे, ट्रैफिक के हवाले से बहुत सवालात होते हैं। इसको कंक्लूड कर दीजिएगा ज़रा कि ये आप प्रोसीजर इस वक्त भी फॉलो कर रहे हैं कि कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं पुलिस में? जी हाँ, मतलब ये कि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। अभी गवर्नमेंट पूरा एफर्ट कर रही है, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो जाए। लेकिन हम मीनवाइल जो सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट जो लॉ गवर्नमेंट ने पास किया था उस बेस पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं परसू करें, उसके ज़रिए से CCTV कैमरास लगा रहे हैं। तो ये प्राइवेट CCTV प्लस जो पब्लिक के लगेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में, ये आगे जाके डॉवटेल होंगे। तो उससे ये कि जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उससे एक तो ये कि हमारा जो डिपेंडेंस होती है कोर्ट में एविडेंस की, जो सिर्फ ऑकुलर एविडेंस होती है वो कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी आप वो लेके आएंगे जो आपने कहा कि थाने के अंदर तमाम चीज़ें होनी चाहिए, तो वो दोबारा से सिस्टम मुतारिफ कराएंगे कोई इस तरह का? आपने कहा था थाने में फॉरेंसिक का सेटअप भी होना चाहिए, थाने को पूरा एक यूनिट ऐसा होना चाहिए जो डील करे तमाम। देखिए ये मतलब स्टेजेस पे होगा, ज़ाहिर है इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। हमने जो फर्स्ट स्टेज पे सोचा था वही सोचा था कि भाई थाने को प्रॉपर नफरी मिले, उसके प्रॉपर मतलब बीट्स हों, उसके पास बजट हो। प्रोजेक्ट है या क्लोज हो गया? नहीं, अभी है। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि इसको चलाएं दोबारा। तो वो मेमन साहब एक आखिरी मिनट है, मैं जल्दी से सवाल करूंगा, जल्दी से जवाब आपसे चाहूँगा। जब आप आए थे तो लोग बहुत खुश हुए, आपने ट्रैफिक पुलिस के वाले से एक ख़ास रख दिया था कि इस ओहदे से नीचे वाला उसका चालान नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कानून में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ तो जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा, लोग सबसे ज़्यादा परेशान ट्रैफिक वाले से होते हैं। मैं सुना है कि वो रिवर्स हो गया, अब दोबारा से इख्तियारात नीचे तक मुंतकिल हो गए हैं कि अब चालान की शायद पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, ऐसा है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारा ट्रैफिक पुलिस बहुत इफ़ेक्टिव पुलिस होना चाहिए। ये कराची पुलिस का फेस है। मतलब ये कि अगर ट्रैफिक पुलिस सही परफॉर्म कर रही है और किसी को तंग नहीं कर रही तो उससे कराची पुलिस का इमेज बन रहा है। तो अब हमने कुछ ऑफिसर्स को इजाज़त दी है, पहले जितने लोग कर रहे थे वो नहीं, क्योंकि आपने इन्फोर्समेंट तो करनी है ना। अगर आप फ्री फॉर ऑल करेंगे तो नेचुरली फिर एक्सीडेंट्स भी बढ़ेंगे, बहुत सारे मामलात होंगे जिस पे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अभी हम एक ड्राइव कर रहे हैं और ये चीफ मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्ट किया था कि यार ये 1 वे वायोलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी वायोलेशन डेली बेस पे हो रही है। मतलब हम लोगों को समझा के कि भाई ये वायोलेशन आपके लिए आपकी अपनी जान का इस पर ख़तरा होता है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कम अज़ कम 800 से 1000 लोगों के खिलाफ ये हर रोज़ ये कार्रवाई हो रही है। हर रोज़ मतलब ये कि तब भी ये कम नहीं हो रहा। तो नेचुरली जब आप इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तब तक ये मामले ठीक नहीं होंगे।
हमने गवर्नमेंट को, मैंने ये लास्ट टाइम पे लिखा कि भी हमें बॉडी कैमरा देंगे, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है तो लोग ये समझते हैं कि पुलिस की ज्यादती होगी। तो अभी बॉडी कैमरास और बताते भी यही हैं जाके। जी हाँ, अभी बॉडी कैमरास परचेज हो गए हैं और होपफुली हमें 15 दिन में डिलीवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जैसे जब पुलिस एहलकार रोकेगा तो फिर उसके पास सबूत भी होगा कि उसने क्यों रोका, वो बताएगा और बात क्या थी। अभी भी ट्रैफिक पुलिस आप देखें, जहाँ पे ट्रैफिक चेकिंग हो रही है, हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अंडर कैमरा कर रहे हैं। हमने ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि भाई आप मोबाइल फ़ोन के बगैर ना करें। लेकिन एक अनाउंसड होगा तो जाहिर है कि उससे अभी हम अनाउंस करेंगे कि भाई ये आप उसके अंडर कैमरा जो है ना आपकी चेकिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम देखने ही जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।